क्लास 12th बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, 12th बायोलॉजी का अध्याय 9 चैप्टर नंबर 9 आपको पढ़ाया जा रहा था, जिसमें खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसके बारे में आपको समझाया जा रहा था, जिसमें प्रमुख रूप से पादप प्रजनन, पशुपालन, एकल कोशिका प्रोटीन और ऊतक संवर्धन के बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं, मानव जनसंख्या में तीव्र वृद्धि से भोजन की आवश्यकता भी उसी अनुपात में बढ़ रही है। इसी कारण खाद्य उत्पादन में वृद्धि एवं उनमें पोषक तत्वों का अधिक से अधिक समावेश आज कृषि की मुख्य आवश्यकता बन गई है। पशुपालन तथा पादप प्रजनन से संबंधित जैविक सिद्धांतों की खाद्य उत्पादन को तीव्र गति से बढ़ाने के हमारे प्रयासों में मुख्य भूमिका होती है। मानव भोजन का प्रमुख स्रोत पेड़ पौधे होते हैं। भविष्य में नई तकनीक जैसे कि भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी तथा ऊतक संवर्धन खाद्य उत्पादन में अतिरिक्त वृद्धि में आधारीय मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पिछले ऑडियो नोट्स के माध्यम से आपको पादप प्रजनन के उद्देश्य, पादप प्रजनन की प्रमुख विधियों के बारे में समझाया गया था, जिसमें कि एक प्रमुख विधि थी संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा प्रेरित उत्प्रेरण, प्रेरित उत्परिवर्तन, प्रेरित बहुगुणिता के बारे में भी आपको समझाया गया था। और फिर पादप प्रजनन का महत्व क्या है, जिसमें आपको बताया गया था कि उत्पादन में वृद्धि करना, गुणवत्ता में सुधार करना, रोग और पीड़क प्रतिरोधकता को बढ़ाना, विशेष मृदा और विशेष जलवायु हेतु किस्में उत्पन्न करना तथा हरित क्रांति, इसके बारे में आपको समझाया गया था और बताया गया था कि इन विधियों, इन तकनीकों का उपयोग करके हम किस तरह से अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस ऑडियो नोट्स के माध्यम से हम इस अध्याय का महत्वपूर्ण पाठ प्रेषित करने वाले हैं, जिसमें आज आप समझेंगे ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर तकनीक क्या है, एकल कोशिका प्रोटीन या सिंगल सेल प्रोटीन ये क्या है, और इसके अलावा जैव प्रबलीकरण या बायो फोर्टिफिकेशन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में समझना है। चलिए बात करते हैं ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर के बारे में। आप स्क्रीन पर ऊतक संवर्धन या माइक्रो प्रोपगेशन का डायग्राम देख रहे हैं। किस प्रकार से टिश्यू कल्चर किया जाता है, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि टिश्यू कल्चर तकनीक क्या है और इस तकनीक को किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी करने का प्रयास करते हैं। चलिए जानते हैं ऊतक संवर्धन क्या होती है। तो आप जानते हैं कि इस विधि में एक किसी निश्चित कृत्रिम संवर्धन माध्यम में पौधों के किसी भाग के ऊतक के संवर्धन से हम नए पौधे का विकास करते हैं। अधिकांश संवर्धित ऊतक अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन्हें बाहरी माध्यम से पोषण की आवश्यकता होती है। यह देखा गया है कि जब ऊतकों का संवर्धन किया जाता है तो उनका क्लोरोफिल धीरे धीरे नष्ट या समाप्त होने लगता है और उनका हरा रंग नहीं रह पाता है, अतः ये परपोषाहारी हो जाते हैं। कल्चर मीडियम में
पाए जाने वाले पोषक तत्वों के अतिरिक्त शर्कराएं तथा विटामिन्स को मिला देने पर ही उनमें ऊतकों का संवर्धन संभव हो पाता है। साधारण कल्चर माध्यम में कुछ पौधों के ऊतकों का संवर्धन हो जाता है, जैसे कि क्राउन गाल ऊतक, किंतु अन्य प्रकार के ऊतकों के कल्चर करने के लिए मीडियम में वृद्धि नियामक अथवा अन्य पदार्थ जैसे कोकोनट मिल्क आदि को बेसल मीडियम में मिलाया जाता है। ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर किसी पादप कोशिका के संपूर्ण पादप में विकसित होने की क्षमता को हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। टोटिपोटेंसी या पूर्ण सख्तता शब्द सर्वप्रथम मॉर्गन ने 1901 में दिया था। पादप कोशिका में पूर्ण सख्तता की खोज स्टीवार्ड ने की थी। पूर्ण सख्तता ऊतक संवर्धन तकनीक का आधार होता है और 1902 में हैबरलैंड ने सुझाव दिया कि पादप की एक कोशिका को पृथक करके उगाया जा सकता है। इन्होंने पादपों के ऊतक, कोशिका अंग संवर्धन आदि की तकनीक को समझाया था। इस तरह से ऊतक संवर्धन एक विशेष युक्ति है जिसमें कि एक कोशिका या कोशिकाओं के समूह, जिसे हम एक्सप्लांट के नाम से जानते हैं, को संवर्धन के लिए लिया जाता है और फिर एक्सप्लांट को एक संवर्धन माध्यम या फिर पोषक माध्यम में उगाया जाता है। इन विधियों के द्वारा अत्यंत ही कम अवधि में हजारों पौधों का प्रवर्धन संभव हो सका है। ऊतक संवर्धन द्वारा हजारों पादपों को उत्पन्न करने की विधि माइक्रो प्रोपगेशन के नाम से जानी जाती है। इसमें प्रत्येक पादप आनुवंशिक रूप से मूल पादप के समान होते हैं और वे सोमाक्लोम कहलाते हैं। अधिकांश महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों जैसे कि टमाटर, केला, सेब आदि का बड़े पैमाने पर उत्पादन इसी माइक्रो प्रोपगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन या फिर ऊतक संवर्धन माध्यम से किया जाता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीवर्ड ने गाजर की जड़ की फ्लोएम कोशिकाओं के 2-2 मिलीग्राम टुकड़ों को नारियल पानी युक्त द्रव्य माध्यम पर रखा। इन कोशिकाओं में विभाजन के कारण कैलस का निर्माण हुआ। कुछ समय पश्चात स्टीवर्ड ने माध्यम में तैरते हुए ऊतकों को देखा, जिन्होंने उनको एम्ब्रॉयड का नाम दिया या भ्रूणाभ का नाम दिया। जब भ्रूणाभ पोषक संवर्धन माध्यम पर उगाया गया तो ये सामान्य पौधे के रूप में विकसित हो गया। वर्तमान में वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि पौधे की हर एक वर्धी कोशिका में एक नया पौधा विकसित करने की शक्ति होती है। अतः पौधे की हर एक वर्धी कोशिका टोटिपोटेंट या पूर्ण शक्त होती है। पूर्ण शक्त का अर्थ होता है कि कोशिका में ऐसी क्षमता जिससे वह विभाजन द्वारा पूर्ण पौधा बन सके। प्रस्तुत डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक गाजर का पौधा है जिसकी टैप रूट जड़ को ज़मीन से निकालकर उसे धो दिया गया और फिर इसे छोटे छोटे पीस में काट दिया गया और फिर इसमें एक कार्क बोरर की सहायता से इसके पीस को काट लिया गया और फिर इसको एक पेट्री डिश में प्लेस कर दिया गया जिसमें कि संवर्धन माध्यम था। कुछ समय बाद इस पीस में विभाजित इस गाजर की जड़ की कोशिकाओं में विभाजन होता है और कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है जिसे हम कैलस कहते हैं, जो कि 4-6 सप्ताह में 4 to 6 वीक्स में तैयार हो जाता है और फिर इसे हम एक दूसरे मीडियम में भेज देते हैं, जहां पर 4 से 8 सप्ताह में इसमें छोटे छोटे
प्लांटलेट्स तैयार हो जाते हैं, छोटे छोटे पौधे तैयार कर लेते हैं और फिर इन पौधों को इस पेट्री डिश से निकालकर इसको गमले में रोपित कर देते हैं और कुछ ही समय बाद ये पौधा तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ऊतक संवर्धन के द्वारा हम किस तरह से प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं। ऊतक संवर्धन एक महत्वपूर्ण विधि है जिसके द्वारा हम पौधों को तैयार करते हैं। ऊतक संवर्धन काफ़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि कायिक संकरण से प्राप्त पौधों से अधिक इसमें उत्पादन होता है और इस प्रकार से प्राप्त पौधे प्रायः रोग रहित होते हैं और इन पौधों की उत्पादकता भी अधिक होती है तथा ये वांछित लक्षणों के पौधे होते हैं जिसमें हम अपनी इच्छा अनुसार पौधों में गुण उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस तरह से इस नोट्स के माध्यम से आपने जाना कि माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर तकनीक क्या होती है। आइए जानते हैं इसी चैप्टर का अगला महत्वपूर्ण टॉपिक एकल कोशिका प्रोटीन या सिंगल सेल प्रोटीन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SCP के नाम से जानते हैं। यह भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सिंगल सेल प्रोटीन है क्या? शैवाल, कवक, ईस्ट या जीवाणु से प्राप्त प्रोटीन जो मानव तथा अन्य जीवों के भोजन में उपस्थित प्रोटीन अवयवों को प्रतिस्थापित कर सके या उनके स्थान पर प्रयुक्त हो सके, उसे हम एकल कोशिका प्रोटीन कहते हैं। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वे शुष्क कोशिकाएं जिनका प्रयोग मानव तथा अन्य जीवों के भोजन में प्रोटीन आपूर्तकों के रूप में करते हैं, उन्हें हम एकल कोशिका प्रोटीन या सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। एक कोश की जीवधारियों से प्राप्त व्युत्पन्न प्रोटीन जिनका प्रयोग खाद्य आपूर्ति के लिए किया जाता है, एकल कोशिका प्रोटीन या SCP कहते हैं। एकल कोशिका प्रोटीन नामक शब्द को कैरोल एल विल्सन, नाम याद रखिएगा, कैरोल एल विल्सन ने सन 1966 में दिया था। प्राचीन काल से अफ्रीका एवं मैक्सिको के निकटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों ने स्पाइरुलिना नामक नीली हरी शैवाल को झीलों से निकालकर सूर्य के प्रकाश में सुखाकर भोजन के रूप में उपयोग किया था। लेकिन औद्योगिक स्तर पर एकल कोशिका प्रोटीन का उत्पादन प्रथम विश्व युद्ध में टालुला नामक ईस्ट अर्थात कैंडिला यूटिलिस के द्वारा किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय लोगों का रुझान एकल कोशिका प्रोटीन की ओर चरम सीमा पर था। विकासशील देशों में प्रोटीन की कमी के कारण सबका ध्यान एकल कोशिका प्रोटीन की ओर आकर्षित हो चुका था। मानव शरीर में होने वाली प्रोटीन की कमी को प्रत्यक्ष रूप से एकल कोशिका प्रोटीन ग्रहण करके पूरा किया जा सकता है या जानवरों को चारे के रूप में खिलाकर उनसे प्राप्त उत्पादों जैसे दूध, मांस या अंडा को ग्रहण करके भी पूरा किया जा सकता है। मनुष्य एवं पालतू पशुओं को प्रोटीन कुपोषण से बचाने के लिए सूक्ष्म जीवों की सहायता से एकल कोशिका प्रोटीन की पैदावारी की जा रही है। यह प्रोटीन्स के वैकल्पिक स्रोतों में से एक मुख्य साधन है। सूक्ष्म जीवों के जीवन भार में औसतन 45 to 55% तक प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन से भरपूर सूक्ष्म जीवों को मनुष्य तथा पशुओं के पोषण में प्रोटीन स्रोत के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। जैसे ईस्ट जो कि एक कवक है,
स्पाइरुलिना जो कि नीली हरी शैवाल है आदि एकल कोशिका प्रोटीन द्वारा आवश्यक सभी अमीनो एसिड्स शरीर को प्राप्त होते हैं, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। उच्च वर्गीय पौधों के स्थान पर जीवाणु अथवा ईस्ट बेहतरीन प्रोटीन के स्रोत हैं, क्योंकि खाद्य के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले उच्च वर्गीय पौधों में लाइसिन अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता है। शैवालों में खास करके स्पाइरुलिना, क्लोरेला आदि का उपयोग एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में किया जा रहा है। स्पाइरुलिना को आलू संसाधन संयंत्र से निर्मुक्त अवशिष्ट जल, जिसमें कि स्टार्च की मात्रा काफ़ी अधिक उपस्थित होती है, से आसानी से उसमें उगाया जा सकता है। स्पाइरुलिना में प्रोटीन के अलावा खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। शैवालों के अलावा ईस्ट कैंडिडा का उपयोग भी एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। एकल कोशिका प्रोटीन बहुत ही लाभकारी प्रोटीन होती है, क्योंकि इसमें उच्च गुणवत्ता प्रोटीन की और वसा की कम मात्रा पाई जाती है। कुछ एकल कोशिका प्रोटीन्स विटामिन्स, खनिज लवण, विशेष रूप से विटामिन बी समूह के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। एकल कोशिका प्रोटीन की पैदावार से प्रदूषण भी कम होता है। इसका उत्पादन अवशिष्ट पदार्थों पर किया जाता है। एकल कोशिका प्रोटीन इसके समान अवधि में परंपरागत फसलों की तुलना में लगभग 50 गुना तक प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। सोयाबीन की तुलना में 10 से 15 गुना और मक्का की तुलना में 25 से 50 गुना प्रोटीन होती है। एकल कोशिका प्रोटीन की उपयोगिता अनेक कारकों से प्रभावित भी होती है, जैसे इनका स्वाद तथा रंग प्रायः रुचिकर नहीं होता है, इनमें न्यूक्लिक एसिड की मात्रा अधिक होती है और कुछ सूक्ष्मजीवों की कोशिका भित्ति अपाच्य होती है। तो इस तरह से इस नोट्स के माध्यम से आपने सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में जानकारी हासिल की। अगला इसका महत्वपूर्ण टॉपिक है जैव प्रबलीकरण, जिसे हम बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। जैव प्रबलीकरण क्या है, इसको भी समझना बहुत आवश्यक है। खाद्य गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्लांट ब्रीडिंग द्वारा ऐसी पादप किस्मों का निर्माण किया जाता है जिनमें खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन कंटेंट तथा अन्य पोषक तत्व मौजूद हों, जिससे कि लोगों में स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाया जा सके। इस प्रक्रिया को ही हम जैव प्रबलीकरण या जैव पुष्टिकरण या बायोफोर्टिफिकेशन के नाम से जानते हैं। एक अध्ययन के अनुसार विश्व में लगभग 300 करोड़ लोग छिपी हुई भूख हिडन हंगर से प्रभावित हैं। यह वह स्थिति है जब एक व्यक्ति के खाने में किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक, आयरन, विटामिन या आवश्यक प्रोटीन के अंश की मात्रा बहुत कम होती है, तो शरीर में इन आवश्यक पोषक तत्वों की कमी से कमज़ोर प्रतिरक्षा तंत्र, दृष्टिहीनता, अवरुद्ध बुद्धि तथा मानसिक विकार जैसे लक्षण विकसित हो सकते हैं। खाने में पोषक तत्वों की कमी एवं लोगों में छिपी हुई भूख का प्रमुख कारण निर्धरता एवं अज्ञानता होती है। अतः ऐसे लोगों में पोषक तत्व की कमी को दूर करने के कुछ उपाय जो अपनाए जा सकते हैं। पहला, उनमें खाने में बाहर से पोषक तत्वों को मिला दिए जाएं, किंतु यह लोगों के लिए एक महंगा प्रक्रम होता है। और दूसरा, पादप प्रजनन की विधि द्वारा आहार में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि कर दी जाए, जो कि एक सरल उपाय है। और यही पोषक तत्वों की वृद्धि करने की प्रक्रिया को ही जैव प्रबलीकरण कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जैव प्रबलीकरण पादप प्रजनन की वह विधि है जिसमें फसलों द्वारा
जिसके द्वारा फसलों में उपस्थित पोषक तत्वों के स्तर में वृद्धि को बढ़ाया जा सकता है। जन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए विटामिन तथा खनिज युक्त उच्च प्रोटीन तथा स्वास्थ्यवर्धक वसा वाली प्रजनित फसलों का विकास ही जैव प्रबलीकरण कहलाता है। कृषि वैज्ञानिकों ने मक्का की अनेक नई किस्में विकसित की हैं, जिनमें कि अमीनो एसिड्स, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा बहुत अधिक होती है। जैसे शक्ति रतन प्रोटीन किस्में। भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली ने बहुत सी ऐसी सब्जियों की फसलों का मोचन किया है जिनमें विटामिन तथा खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जैसे कि गाजर, पालक और कद्दू में विटामिन ए, करेला, बथुआ, सरसों और टमाटर में विटामिन सी, पालक एवं बथुआ में आयरन और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। तो इस तरह से जैव प्रबलीकरण एक प्रकार से फसल उत्पादित जो हो रही हैं उनमें पोषक तत्वों की वृद्धि करना ही जैव प्रबलीकरण कहलाता है। जैव प्रबलीकरण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे एग्जामिनेशन में कई बार 60 नोट के बारे में पूछा गया है। अब इस चैप्टर के अगले भाग में हम रेशम कीट पालन, जिसे हम सेरीकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी पालन, जिसे हम एपीकल्चर कहते हैं, और फिर इसके पश्चात लाख कीट का पालन, और तत्पश्चात फिर हम अनेक प्रकार के पशुपालन के संबंध में चर्चा करेंगे। आशा है आज इस ऑडियो नोट्स के माध्यम से आपको सिंगल सेल प्रोटीन क्या होती है, टिश्यू कल्चर तकनीक क्या है और जैव प्रबलीकरण क्या है समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट में हम इसी चैप्टर का अगला भाग प्रेषित करेंगे। आप सभी इसे अपनी नोट्स कॉपी में समझते हुए अवश्य लिख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।